बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रिंसिपल ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज, एक दफ़ा फिर पेश खिदमत हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स की इस सीरीज़ में मैं BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 का कोर्स केमिस्ट्री 2 पढ़ा रहा हूँ और इस कोर्स के अंदर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 अटेंड करेंगे और इस लेक्चर में हम अल्कीन्स के कुछ मज़ीद रिएक्शंस को पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से एकम्प्लिश किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन के मुख्तलिफ मोड्स हैं जिसमें अल्कीन मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करके मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो इसमें पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड्स इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन। अब एपॉक्साइड क्या होते हैं? एपॉक्साइड्स आर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स जिसमें रिंग 3 एटम पर मुश्तमिल हो उन्हें एपॉक्साइड्स कहते हैं। यानी एपॉक्साइड क्या होंगे? ये ऐसे मालिक्यूल होंगे जिसमें 2 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम रिंग बनाएंगे। तो इनमें जो बेसिक यूनिट होगा वो ये वाला होगा, ये O, C और C। फिर ये जो 2 C हैं इनके साथ मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि इस एपॉक्साइड को बनाने के लिए कौन सा अल्कीन यूज़ किया गया। तो अब हम देखते हैं एपॉक्सीडेशन क्या है, एपॉक्सीडेशन को कैसे कैरी आउट किया जाता है। अल्कीन्स को जब पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है या हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो साइक्लिक ईथर्स या एपॉक्साइड बनते हैं। तो एपॉक्सीडेशन को कैरी आउट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अल्कीन्स को पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए। ये फार्मूला आप देख रहे हैं CH3COOH। जो एसिटिक एसिड है उसका फार्मूला होता है CH3COOH। अब अगर एक मालिक्यूल का फार्मूला हो CH3COOH तो इसे हम पर एसिटिक एसिड कहेंगे। तो अल्कीन्स को जब पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो पर एसिटिक एसिड एक ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड करेगा इस अल्कीन को। वो ऑक्सीजन एटम इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो मालिक्यूल बना ये एक एपॉक्साइड है। इथीन से जो एपॉक्साइड बना उसका नाम होगा इथाइलिन ऑक्साइड, और ये जो पर एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। इसी तरह प्रोपाइलीन है या प्रोपीन। अब एपॉक्सीडेशन का दूसरा मार्ट हम देखते हैं। पर एसिटिक एसिड की जगह हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हम एक लिटल अमाउंट एसिटिक एसिड की, यहाँ ये फार्मूला गलत है, यहाँ OH आएगा, यहाँ एसिटिक एसिड होगा। यहाँ हम एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे और साथ में H2SO4। तो एसिटिक एसिड दरअसल H2O2 के साथ मिलकर पहले वही ऊपर वाला पर एसिटिक एसिड बना देता है, यानी एक्चुअल रिएजेंट इसमें भी वही होगा। इसमें हम डायरेक्ट पर एसिटिक एसिड यूज़ नहीं कर रहे बल्कि वो रिएक्शन के दौरान ही बनेगा और फिर आगे रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो एक ऑक्सीजन एटम इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जो CH3 है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, वो एज इट इज़ आ गया। अब ये एक एपॉक्साइड बन गया, इसका नाम होगा प्रोपाइलीन ऑक्साइड। एपॉक्सीडेशन का ये मैकेनिज़्म है। रिएक्शन स्टार्ट यूँ होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अप्रोच करते हैं इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम को। इस ऑक्सीजन को मैंने
अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि कौन सा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से अलग होने जा रहा है। इस ऑक्सीजन का फिर अगले ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है वो टूटता है और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, ये यहाँ शिफ्ट होता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाता है। इधर कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटता है और ये ऑक्सीजन फिर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेती है। इस हाइड्रोजन को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब ये हाइड्रोजन चला गया इस O के पास और ये जो O है अंडरलाइन ये इन डबली बॉन्डेड कार्बन्स के पास आ जाएगा। तो दोनों कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बना लेगा। इस ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो ग्रुप हैं वो क्या बनाएंगे, तो वो ये और से इसको तरतीब में पढ़ें। CH3C, फिर इधर यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, इधर सिंगल बॉन्ड O आएगा और इस O के साथ ये वाला H आएगा। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी एसिटिक एसिड। तो ये इसका मेकनिज़म है। जो इथीन है उसकी ऑक्सीडेशन को कैरी आउट करने का एक और मेथड भी है। इथीन को अगर एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट 300 सेंटीग्रेड, तो इससे इथीन की ऑक्सीडेशन होगी और ये इथाइलिन ऑक्साइड बनाएगा। इथाइलिन ऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट केमिकल है, इसकी मदद से इथाइलिन ग्लाइकोल बनाया जा सकता है और वो इथाइलिन ग्लाइकोल आगे खुद इम्पोर्टेंट है। कई उसके यूजेस हैं, मसलन वो गाड़ियों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के तौर पर यूज़ होता है। अब एक एप्लीकेशन है एपॉक्साइड्स की, एपॉक्साइड का यूज़ तो वो यही है जो अभी मैंने मेंशन किया। एपॉक्साइड्स की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए, इन्हें वाटर के साथ ट्रीट किया जाए एसिड की मौजूदगी में, यानी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस की जाए, तो ये डाईहाइड्रिक कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं विसिनल डाईओल्स। आप विसिनल की टर्म पहले जानते हैं, विसिनल डाइहाइड की टर्म आपने पढ़ी है। विसिनल मैंने बताया था कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड हो। डाइओल का मतलब होगा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। तो अब विसिनल डाइओल क्या होंगे, वो कंपाउंड जिनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड हो। ये जो विसिनल डाइओल्स हैं इन्हें हम कॉमनली ग्लाइकोल्स कहते हैं। ग्लाइकोल्स इनकी सब क्लास का स्पेशल नेम है। तो ग्लाइकोल्स इन रिएक्शन में बनते हैं और इस एग्जांपल में जो ये वाला ग्लाइकोल बना है इसका अपना नाम भी ग्लाइकोल है। इसका दूसरा नाम होगा इथेन 1,2 डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल का जो कॉमन नेम है वो ग्लाइकोल है। अब ये दो टर्म्स हैं, एक है ग्लाइकोल्स प्लूरल वर्ड है और एक है ग्लाइकोल सिंगुलर है। जब ग्लाइकोल्स प्लूरल वर्ड यूज़ होगा तो इससे मुराद ऐसे तमाम कंपाउंड्स होंगे जिनमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ दो OH ग्रुप लगे होंगे। और जब ये लफ्ज़ एज ए सिंगुलर यूज़ होगा तो इससे मुराद ये वाला मालिक्यूल होगा जिसका फार्मूला है OHCH2CH2OH। ये वाला जो ग्लाइकोल है ये मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको गाड़ियों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन का अगला मार्ट पढ़ेंगे और वो है रिएक्शन विद पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। दोनों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और दोनों के साथ अल्कीन्स का एक जैसा रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन भी कहा जाता है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, क्योंकि इस रिएक्शन में ओवरऑल ये होगा कि जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं उनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड होंगे।
हाइड्रॉक्सिलेशन को कैसे कैरी आउट किया जाता है, इस मकसद के लिए जो अल्कीन्स हैं उन्हें या तो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और या फिर OSO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और उसके बाद इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। मजमूई तौर पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स में ऐड होते हैं और यूं ये विसिनल डायोल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल है, ये एक अल्कीन है इथीन। इसको अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएं इन अल्कलाइन मीडिया, तो मजमूई तौर पर ये होगा कि ये जो दो कार्बन्स हैं इनमें एक एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, एक एक OH ग्रुप दोनों में ऐड हो गया, ये एक ग्लाइकोल बन गया, इथेन 1,2 डायोल या ग्लाइकोल, साथ में दीगर प्रोडक्ट्स। इसी तरह अगर इथीन को OSO4 के साथ रिएक्ट करवाएं इन एस्टिक मीडिया, तो इससे भी फाइनल प्रोडक्ट ये ग्लाइकोल होगी। पहले ये होगा कि OSO4 में ऑस्मियम एटम ऑक्सीजन एटमों के साथ डबली बॉन्डेड है, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे किसी एक ऑक्सीजन एटम पर, उस ऑक्सीजन का ऑस्मियम के साथ एक बॉन्ड टूट जाएगा, फिर दूसरी तरफ से जो एक और ऑक्सीजन एटम है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स की मदद से दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह दो ऑक्सीजन एटम जो होंगे वो दो डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे। अब जो ऑस्मियम की वैलेंसी है वो 6 हो जाएगी, अब वो 6 बॉन्ड बना रहा है। तो दो ऑक्सीजन के साथ अब वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और दो के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ये एक टेट्रा एस्टर बना है। इस टेट्रा एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन ऑस्मियम बॉन्ड टूटेंगे, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम आएगा और ये हमें ग्लाइकोल्स या डायोल 1,2 डायोल हासिल होंगे। KMnO4 के साथ जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा भी हमने OSO4 के साथ देखा है। पाई इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेंगे किसी एक ऑक्सीजन को, तो वो ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इधर से जो दूसरा ऑक्सीजन है यहाँ O का लेबल गायब है, वो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स की मदद से दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो सेम उसी वे में ये जो दो कार्बन है ये दो ऑक्सीजन एटमों के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे। अगले स्टेप में ये वाला ऑक्सीजन जो पहले ही सिंगली बॉन्डेड है, इसके पास एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये उसकी मदद से मैंगनीज के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो फिर मैंगनीज का इन दोनों ऑक्सीजन एटमों के साथ जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो यहाँ से ये अलग हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा MnO2 और इन दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये एक ग्लाइकोल बन जाएगा या 1,2 डाइकोल बन जाएगा। इस रिएक्शन की ख़ास बात ये है कि इस रिएक्शन में KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो रिएक्शन के दौरान डिस्चार्ज हो जाता है। आखिर में जो हमें प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं वो कलरलेस होती हैं। तो फिर इस रिएक्शन को यूज़ किया जा सकता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी को चेक करने के लिए, क्योंकि सिर्फ अल्कीन और अल्काइन ही KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं और उसका पर्पल कलर डिस्चार्ज करते हैं। जो अल्केन है वो ये रिएक्शन नहीं देते। यूँ हम अल्केन्स को अल्कीन्स और अल्काइन से डिस्टिंग्विश करा सकते हैं, या हम किसी मालिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड को या अनसेचुरेशन की मौजूदगी को चेक कर सकते हैं। अगर पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाए तो इसका मतलब होगा कि जो सैंपल है वो किसी अल्कीन या अल्काइन का है, अनसेचुरेटेड मालिक्यूल का है। अगर पर्पल कलर डिस्चार्ज ना हो तो फिर मतलब होगा कि जो सैंपल है वो किसी अल्केन का है, सेचुरेटेड मालिक्यूल का है। इस टेस्ट को बीएस टेस्ट कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि KMnO4 के साथ रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर। यही रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पर कैरी आउट किया जाए तो फिर ऑक्सीडेशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है, और अब जो
फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। होता क्या है कि शुरू में वही ग्लाइकोल्स ही बनते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर जो ग्लाइकोल्स हैं उनमें बॉन्ड क्लीवेज होती है, उनमें कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मज़ीद ऑक्सीडेशन होती है, और अब हमें मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह शामिल हैं वो हासिल होते हैं, और वो अमूमन मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। मसलन इस पॉइंट को हम बाद में देखते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक अल्कीन का मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, RCH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसे अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिएक्ट करवाएं फॉलोड बाय हीट, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसे हीट करें, तो होगा क्या। शुरू में यहाँ देखें जो प्रोडक्ट बननी है वो क्या बननी है, इस C के साथ भी OH होगा और CH2 के साथ भी OH होगा, RCH CH2OH। तो फिर हीट करने पर इन दो कार्बन के बीच वो जो बॉन्ड है वो टूटेगा और ये दोनों कार्बन एटम ऑक्सीडाइज होंगे। इसको मैं मज़ीद एम्फिसाइज करता हूँ इसमें एक और स्टेप को ऐड करके। जी अब इस रिएक्शन को दोबारा कंसिडर करें। पहले स्टेप में मैंने वही रिएक्शन लिखा है कोल्ड अल्कलाइन के MnO4 के साथ कि इन दोनों कार्बन में एक एक OH ऐड होगा। अब जब हम इस रिएक्शन को एक्चुअली हाई टेम्परेचर पर कैरी आउट करते हैं, मतलब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो फिर यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। ये वो दो कार्बन हैं जो ओरिजिनल अल्कीन में डबल बॉन्ड बना रहे थे, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होती है, ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है RCHOH वाला, ये चेंज होता है RCHO में, और ये वाला जो पार्ट है CH2OH वाला, ये चेंज होता है HCHO में। फिर ये जो RCHO जो कि एल्डिहाइड को कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो HCHO है ये कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो अब हमने यहाँ पर ये देखा है कि जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन थे, एक के पास एक हाइड्रोजन था, दूसरे के पास दो हाइड्रोजन थे, तो दोनों में जो चेंजेस आई हैं वो मुख्तलिफ आई हैं, दोनों से जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हासिल हुई हैं। एक और एग्जांपल से इसको मज़ीद देखते हैं और फिर हम इसका एक खुलासा बनाते हैं। ये एक और अल्कीन है, शुरू में इन दो कार्बन के साथ एक एक OH आएगा, फिर इन दोनों कार्बन की साइड से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। ये वाला जो पार्ट है R3CR2 ये अलग होगा, ये चेंज होगा इसमें R3CR2 डबल बॉन्ड हो, ये एक कीटोन बनाएगा, और जो ये नीचे वाला पार्ट है R1CH ये कन्वर्ट होगा R1CHO में एल्डिहाइड में। कीटोन आगे मज़ीद किसी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, और ये जो एल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। अब हम इसका खुलासा बनाते हैं कि किस किस्म का अल्कीन आखिर में किस किस्म की प्रोडक्ट्स देगा। तो ये हमारे पास खुलासा है, ये रेड कलर में आप देख रहे हैं। क्या होगा कि एक टर्मिनल कार्बन जो होगा अनसब्स्टिट्यूटेड, यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे अगर उसके साथ दो हाइड्रोजन एटम लगे हों, कोई और ग्रुप ना लगा हो, तो वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा इनटू CO2 एंड H2O। जैसा कि हम पहली एग्जांपल में देख सकते हैं, ये CH2 जो था ये देखें चेंज हुआ इसमें फॉर्मल्डिहाइड के ज़रिए CO2 और वाटर में। एक सिंगल सब्सटीट्यूटेड जो कार्बन होगा, यानी ऐसा डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ एक हाइड्रोजन एटम लगा हो और एक कोई और ग्रुप लगा हो, वो चेंज होगा पहले एल्डिहाइड में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में।
जैसा कि हम इसी पहली एग्जांपल में सेकंड प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है RCH, ये देखें एल्डिहाइड में चेंज हुआ और फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ। और एक जो डाई सब्सटीट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन होगा, यानी ऐसा डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम ना लगा हो, दोनों ग्रुप कोई और हो, वो कन्वर्ट होगा कीटोन में। जैसा कि हम सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, इसमें C के साथ ये दो ग्रुप लगे हैं। ये दो ग्रुप हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये देखें, ये इसमें चेंज हुए, ये एक कीटोन बना। तो यूँ ये हमारे पास खुलासा है। डबली बॉन्डेड कार्बन को देखना है उसके साथ क्या लग गया, और अगर उसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं तो वो वाला जो मॉलिक्यूल का पार्ट होगा वो CO2 और H2O बनाएगा। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम लगा है तो वो वाला पार्ट एल्डिहाइड बनाएगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं लगा होगा तो वो वाला पार्ट कीटोन बनाएगा। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं। ये रिएक्शन जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं आमतौर पर अल्कीन्स का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए। एक दफ़ा प्रोडक्ट्स हासिल करके फिर उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके बैक एनालिसिस करके ओरिजिनल अल्कीन का स्ट्रक्चर मालूम कर लिया जाता है। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन का एक और मार्ट पढ़ेंगे और वो है ओजोन के साथ रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। अल्कीन जब ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो शुरू में मॉलिक्यूल बनते हैं जो मेलोजोनाइड कहलाते हैं। ये मेलोजोनाइड अनस्टेबल होते हैं, ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज होते हैं और ओजोनाइड बना देते हैं जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। इथीन के एग्जांपल है। इथीन जब ओजोन यानी O3 के साथ रिएक्शन करती है तो ये एक मेलोजोनाइड बनते हैं। मेलोजोनाइड ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो कार्बन एटम और तीन ऑक्सीजन एटम एक रिंग बनाएंगे। 5 एटमों का रिंग होगा जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम लगातार बॉन्डेड होंगे, यानी O पहले और आखिरी कार्बन या तीसरे कार्बन के साथ एक एक कार्बन लगे होंगे, वो दोनों कार्बन आपस में बॉन्डेड होंगे। ये मेलोजोनाइड रीअरेंज होता है और इसकी रीअरेंजमेंट से ये ओजोनाइड बनते हैं। ओजोनाइड और मेलोजोनाइड आइसोमर हैं लेकिन पोजीशन आइसोमर है। ओजोनाइड में अब ये है कि एक तरफ दो कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड हैं और दूसरी तरफ वो दो ऑक्सीजन एटमों के साथ बॉन्डेड हैं। ये जो ओजोनाइड हैं इन्हें अगर ट्रीट किया जाए जिंक और वाटर के साथ तो इनमें डिकम्पोजिशन हो जाती है। अब होगा क्या, जो ये वाला पार्ट है CH2O पार्ट, ये अलग हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड O, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। इधर से जो ये वाला पार्ट है CH2O, ये भी अलग होगा। इसमें भी ये होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो जाएंगे और ये भी फॉर्मल्डिहाइड का ही एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ये जो एक और ऑक्सीजन है ये H2O2 के साथ मिलकर H2O2 बना देगा। तो इस तरह ओजोनाइड में डिकम्पोजिशन हुई है और हमें दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिले, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें कार्बोनाइल कंपाउंड हासिल होंगे। एक और एग्जांपल देखें प्रोपीन की। प्रोपीन को अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया जाए फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक एंड वाटर तो क्या होगा। अब हम रिएक्शन की मुकम्मल डिटेल बताए बगैर इस रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट्स बताएंगे। होगा ये कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ से मॉलिक्यूल टूटेगा। इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ आप एक एक डबल बॉन्ड O लगा दें। इस ब्लू कार्बन के साथ भी आप लगा दें डबल बॉन्ड O, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगी। और ये जो रेड कार्बन है इसके साथ भी लिख दें डबल बॉन्ड O, दूसरी प्रोडक्ट ये होगी। अब ये एक एल्डिहाइड है, इसका नाम है इथेनॉल या एसिटेल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड है, इसका नाम है मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड।
अब हमें दो एल्डिहाइड्स का मिक्सचर हासिल हुआ। एक और एग्जांपल देखें, इस अल्कीन का नाम है 2-पेंटीन। ये दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ से मॉलिक्यूल टूटेगा, इस ब्लू कार्बन के साथ लगा दें डबल बॉन्ड O, बाकी सब कुछ वही, रेड पार्ट हटा दें और डबल बॉन्ड O लिख दें, एक प्रोडक्ट ये बनेगी। साथ अब इस रेड कार्बन के साथ ये ब्लू पार्ट हटा दें, इस रेड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लिख दें, दूसरी प्रोडक्ट ये बनेगी। यहाँ भी एल्डिहाइड ही बने हैं, एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल। तो कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगी ये बहरहाल डिपेंड करेगा अल्कीन के स्ट्रक्चर पर। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कीटोन भी बन सकते हैं, दोनों भी बन सकते हैं। तो ये जो दो एग्जांपल हैं इनको आप अच्छी तरह समझें, इनसे आप फिर आसानी से रिएक्शन की प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं डिटेल में गए बगैर। जो पिछली स्लाइड में हमने डिटेल पढ़ी है वो डिटेल बताए बगैर आप रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिख सकते हैं। ओजोनोलाइसिस की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ओजोनोलाइसिस को यूज़ किया जाता है अल्कीन्स का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए या डबल बॉन्ड की पोजीशन मालूम करने के लिए। किया क्या जाता है कि जो अननोन अल्कीन है उसके ओजोनोलाइसिस किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं अब उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया जाता है, कंबाइन किया जाते हैं। ये दो प्रोडक्ट्स हमें हासिल हुई। अब अगली स्लाइड में मैं समझाता हूँ कि अब आपने करना क्या है। आपने ये करना है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से ये जो डबल बॉन्ड O है ना, इन्हें हटा देना है। इन दोनों डबल बॉन्ड O को हटा दें और इनके साथ ये जो कार्बन एटम बॉन्डेड थे ना डबल बॉन्ड के ज़रिए, इन दोनों कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड के ज़रिए ज्वाइन कर दें। ये देखें, इधर से ये डबल बॉन्ड O हटाया ब्लैक कलर वाला, बाकी ये रेड पार्ट लिया, ये इधर से ये डबल बॉन्ड O हटाया और ब्लू पार्ट लिया। अब ये जो इधर से ये ब्लू कार्बन और इधर से ये रेड कार्बन, इन्हें डबल बॉन्ड के ज़रिए ज्वाइन कर दें। ये हमें उस अल्कीन का स्ट्रक्चर मिल गया जिसकी जब ओजोनोलाइसिस होगी तो ये वाली दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। यानी इस स्लाइड में ये जो मैंने अल्कीन लिखा, यहाँ पर असल में जो अल्कीन है वो ये वाला अल्कीन यूज़ होगा, तब ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर मालूम किया है। तो हमने मालूम कर लिया कि वो अल्कीन क्या होगा, वो अल्कीन 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन होगा। एक और एग्जांपल देखें, अल्कीन है कोई, वो ओजोनोलाइसिस से मिथेनॉल के दो मॉलिक्यूल देता है, मालूम करें वो अल्कीन कौन सा होगा। इन दोनों मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स को लें, इन दोनों में से डबल बॉन्ड O हटा दें और इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड के ज़रिए ज्वाइन कर दें। ये हमें अल्कीन का स्ट्रक्चर मिल गया, ये इथीन है। यानी यहाँ पर इथीन जब यूज़ होगी, उसकी ओजोनोलाइसिस होगी तो हमें मिथेनॉल के दो मॉलिक्यूल हासिल होंगे। तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं ओजोनोलाइसिस की, तो मालूम करें कि ये किन अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस से हासिल होगी। तो इस स्लाइड को भी आप बखूबी अंडरस्टैंड करें ताकि आप इस काबिल हों कि आप प्रोडक्ट से ओरिजिनल अल्कीन बता सकें। आखिरी रिएक्शन है अल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को आप FSC में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन होकर बहुत बड़े मॉलिक्यूल बना दें जिनमें ख़ास किस्म के ग्रुप ऑफ एटम बार बार रिपीट हों और इन मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो थाउजेंड्स में और मिलियंस में हो। तो इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन कहते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर्स कहते हैं। आप बखूबी जानते हैं आज की दुनिया में जो पॉलीमर्स हैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, शॉपिंग बैग्स यूज़ करते हैं, दीगर प्रोडक्ट्स प्लास्टिक से बनी होती हैं, ये तमाम चीज़ें पॉलीमर्स हैं। नायलॉन, पॉलीएस्टर्स ये टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं, ये भी पॉलीमर्स हैं।
एपॉक्सी रीजन्स पेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं, ये भी पॉलीमर्स हैं। तो अल्कीन्स जो हैं इनसे भी पॉलीमर्स बनाए जा सकते हैं, इनकी भी पॉलीमराइजेशन की जा सकती है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है इथीन की। इथीन को अगर 400 सेंटीग्रेड और 280 एम प्रेशर में से गुजारा जाए तो इसके मालिक्यूल्स पॉलीमराइज हो जाते हैं और ये एक पॉलीमर बनाती है जिसका नाम है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलीमर है जो आगे कई तरह के आम जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे शॉपिंग बैग वगैरह हो गए, ये बनाने में यूज़ होती है। तो ये थे अल्कीन्स के रिएक्शंस। यहाँ पर अल्कीन्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ, अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद अल्कीन्स के मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस। तो इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करेंगे, अल्कीन से रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि आप इन रिएक्शंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हों। तो इनको इन खूब टाइम दीजिए ताकि अगले अगले लेक्चर में जब हम आएँ तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।